हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैरियर बूस्ट। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकेंड पार्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरा पार्ट 1 वाला वीडियो देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे लिंक है, आप अभी तुरंत जाके फर्स्ट वाला वीडियो पहले देख ले, तभी आप लोगों को सेकेंड पार्ट समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले वाला वीडियो में मैंने इफेक्ट ऑफ मास एंड इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच रिलेशन को बताया था और उसके बीच प्रूफ भी किया था। रिलेशन को मैंने प्रूफ भी किया हुआ था। तो नेक्स्ट टॉपिक कूलम्ब्स लॉ पे चलते हैं। देखिए कूलम्ब्स लॉ क्या है। बेसिकली कूलम्ब्स लॉ जो होता है, कूलम्ब्स लॉ से हम दो चार्ज के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो लगता है उसी को फॉर्मूला के माध्यम से हम निकालते हैं। तो देखिए 1785 में कूलम्ब्स नाम का एक वैज्ञानिक था जिन्होंने इस फॉर्मूला को इस्टेब्लिश किया था। इन 1785 कूलम्ब्स गिव्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेज। ये कूलम्ब्स ने ही दिया था और 1785 में ईस्वी में दिया था। तो चलिए कूलम्ब्स लॉ क्या है इसे हम समझते हैं। According to Coulomb's law, the electrostatical force of attraction or repulsion in between two charges के बीच फोर्स जो लगता है is directly proportional to the magnitude of product of charges। यानी दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है वो उसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं? स्क्वायर ऑफ सेपरेटेड बिटवीन देम, यानी दो चार्ज के बीच जो दूरी होती है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इससे हम ये पता किए कि लगने वाला फोर्स जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज होता है, यानी Q1 मल्टीप्लाई Q2 दोनों का प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और उसके बीच की जो दूरी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और स्क्वायर में होता है। तो F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इक्वेशन 2 हो गया, एक फर्स्ट एक सेकेंड। तो दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, एक जगह लेते हैं। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 इंटू Q2/r²। दोनों को क्योंकि हम इक्वेट किए हुए हैं तो ये इक्वेशन थर्ड बन जाएगा, इक्वेशन थर्ड। तो हम जानते हैं पहले से कि यदि कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने से पहले हमें कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जैसे ही हटाते हैं इक्वल का साइन लाते हैं तो के से मल्टीप्लाई किए, के से मल्टीप्लाई करने के बाद हो गया उस पर लगने वाला फोर्स हो गया F इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई Q1 इंटू Q2/r²। कि यहाँ पे क्या हो गया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। देखिए अब ये कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट ये है 1/4πε0। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है किसमें, तो वहाँ पे हमने पाया था कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो था वो 1/4πε0 था। तो दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का मान तो हमने बता दिया था कि 1/4πε0 होगा, ये हमने जान लिया था। तो F इज इक्वल टू टोटल फोर्स क्या होगा, एक व्यापक व्यंजक के रूप में, व्यापक सूत्र के रूप में हम इस्टेब्लिश करते हैं। तो लगने वाला फोर्स जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन F जो हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 मल्टीप्लाई Q1 इंटू Q2/r²। कोई डॉट, तो बहुत ईजी से यहाँ तक हम समझ लिए। अब देखिए यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1/4πε0 है वो क्या है, उसका कुछ तो वैल्यू होगा तभी तो हम फोर्स निकाल पाएंगे। वैल्यू नहीं होगा तो फिर हम फोर्स कैसे नहीं। और आप लोग पहले से ये भी जानते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का कुछ मान होता है, विदाउट मान का वो कैसे होगा। तो 1/4πε0 का मान देखिए क्या होता है, 9 मल्टीप्लाई 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ये जो है 9 मल्टीप्लाई 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये जो इसका यूनिट है इसको हम आगे इस्टेब्लिश करके दिखाएंगे आप लोगों को। अभी याद कर लीजिए 9 मल्टीप्लाई 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आपको किसी भी तरह का न्यूमेरिकल बनाइएगा इलेक्ट्रोस्टैटिकल से तो इसमें आपकी बहुत आवश्यकता होगी। तो इसको कृपया मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको नोट कर लीजिए और हाईलाइट कर दीजिए इसको और याद कर लीजिए। इसका यूनिट भी कई तरह के एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो
और देख लीजिए यहाँ पे फोर्स में जो इप्सिलॉन है, ये इप्सिलॉन क्या है? इप्सिलॉन एक तरह से बेसिकली परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। वैक्यूम कहे तो वैक्यूम का अर्थ निर्वात। निर्वात में जो परमिटिविटी है उसका मान बताया है 8.85 इंटू 10⁻12। ये सिर्फ इप्सिलॉन का वैल्यू है, ना कि 1/4 पाइथागोरस का वैल्यू है। 1/4 पाइथागोरस का वैल्यू तो मैंने पहले ही बता दिया था, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इप्सिलॉन, जहाँ तक कि इप्सिलॉन की बात है तो इप्सिलॉन का वैल्यू जो होगा वो होगा 8.85 इंटू 10⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ये मैंने आगे आप लोगों को एस्टैब्लिश करके बताऊंगा इसका यूनिट कैसे होता है, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट ऑफ चार्ज कितने तरह के होते हैं? तो देखिए बेसिकली हम लोग एसआई यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। एसआई यूनिट का, इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट जो होता है वो कूलम होता है। और कई तरह के एग्जाम में उसका सीजीएस यूनिट भी पूछ दिए जाते हैं, तो हमें सीजीएस यूनिट भी जान लेना चाहिए ये क्या होता है। तो देखिए सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है बेसिकली स्टेट कूलम्स होता है। ये स्टेट कूलम्स बोलिए या ईएसयू बोलिए, दोनों बराबर होता है। देखिए वन स्टेट कूलम को हम कूलम में कितना, वन स्टेट कूलम कितने कूलम के बराबर होता है कोई पूछ दिया, चाहे एग्जाम में भी ये पूछता है, बराबर पूछता है। तो वन स्टेट कूलम जो होता है 1/3 × 10⁻⁹ कूलम के बराबर होते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि वन स्टेट कूलम और वन ईएसयू दोनों बराबर होते हैं। देखिए और इसी को हम कूलम को यदि हम स्टेट कूलम में चेंज करेंगे तब कैसे करेंगे? तब देखिए यहाँ पे 1/3 × 10⁻⁹ कूलम है। तो यदि इसको हम इस साइड ले जाते हैं, इसको 3 है भागा में, डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे 3, और माइनस में है तो इस साइड आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। 3 × 10⁹ स्टेट कूलम हो जाएगा 1 कूलम बराबर। तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला एस्टैब्लिश किया, 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ ईएसयू बोले तो स्टेट कूलम्स। ठीक, आगे अब एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी, मैंने आपसे बताया था ना कि परमिटिविटी का जो यूनिट है पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ये कैसे हुआ इसी को चलिए एस्टैब्लिश करते हैं। तो हम पहली बात जानते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। कूलम्स लॉ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो था तो उसमें हम जानते हैं कि F बराबर होता है 1/4 पाइथागोरस मल्टीप्लाई Q1 × Q2/r²। तो इससे हम इप्सिलॉन, ये नीचे में जो इप्सिलॉन है इसी को इप्सिलॉन बोलते हैं। तो इसका वैल्यू को हम निकालने के लिए देखिए इप्सिलॉन इस साइड भागा में है, डिवाइड में है तो इस साइड ऊपर चला जाएगा 1/4 पाइथागोरस। इससे फिर इप्सिलॉन का वैल्यू हम निकाल लिए Q1 × Q2/4 F फोर्स है मल्टीप्लाई r²। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट मैंने बताया था कूलम होता है। तो दो चार्ज है तो कूलम मल्टीप्लाई कूलम, और 4π एक तरह से कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पे फोर्स है, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और दो वस्तुओं के बीच का जो दूरी होता है वो उसका एसआई यूनिट मीटर होता है। तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे r² है। तो देखिए कूलम गुने कूलम स्क्वायर, ये अपॉन में है, डिवाइड में है, पर न्यूटन हो जाएगा, पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इप्सिलॉन का बेसिकली यूनिट जो हो गया कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैंने आपको ये बताया था, देख लीजिए आप ऊपर में, ये है पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। यहाँ पे मैंने शुरू में कूलम स्क्वायर लिख दिया, बस इतना ही का अंतर है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट लिमिटेशन हम जानते हैं। कूलम लॉ कहाँ कहाँ उपयोग होता है, उसका क्या लिमिट है, क्या शर्त है, क्या रूल है, किस रूल पे भी लागू होते हैं, उसी को जानते हैं हम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिमिटेशन ऑफ कूलम लॉ। तो देखिए कूलम लॉ एक नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, ये सार्वत्रिक नियम नहीं है, ये किसी एक कंडीशन पे लागू होता है। वो कंडीशन क्या है उसी को हम जानते हैं। देखिए कूलम लॉ कब एप्लीकेबल होता है, कब उसका यूज होता है? फर्स्ट में क्या होता है, जब कोई चार्ज रेस्ट फॉर्म में होता है, व्हेन चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ
रेस्ट, देन कूलम्ब लॉ इज एप्लीकेबल। सेकेंड क्या है, जब दो चार्ज के बीच लीस्ट सेपरेशन हो, यानी न्यूनतम से न्यूनतम दूरी हो, तब कूलम्ब लॉ इज एप्लीकेबल। ज़्यादा दूरी रहता है तो एप्लीकेबल नहीं होता। देखिए इसी तरह से हम कूलम्ब लॉ का रेंज जानते हैं, दो चार्ज के बीच कितना दूरी होना चाहिए जिससे कूलम्ब लॉ एप्लीकेबल होगा, यानी यूजफुल होगा, कूलम्ब लॉ सर्वाइव करेगा। तो वो दूरी जो होता है 10⁻⁻15 मीटर, बहुत नेग्लिजिबल हो गया, उसमें बिलोंग करेगा। और हाईएस्ट जो हो गया, मैक्सिमम हो गया 10⁻18 मीटर तक कूलम्ब लॉ इज एप्लीकेबल करेगा। यदि 10⁻22 मीटर दो चार्ज के बीच दूरी है तो कूलम्ब लॉ सर्वाइव नहीं करेगा। तो हमने लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब लॉ अभी जाना है। और नेक्स्ट पॉइंट, चलिए परमिटिविटी का इंट्रोडक्शन आप लोग को बताते हैं। क्या है परमिटिविटी? मैंने 1/4 पाइप नोट जो बताया, जिसमें एप्सिलॉन नोट था, वो परमिटिविटी था, उसी के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। देखिए परमिटिविटी बेसिकली जो है वो किसी भी प्रॉपर्टी का मीडियम, प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी है जो किसी भी मीडियम को डिटरमाइन करता है, यानी माध्यम को बताता है। जैसे कोई चार्ज एयर में भी रहता है, वाटर में भी रहता है, वैक्यूम में भी रहता है, तो उसी तरह से परमिटिविटी जो होता है, यदि एयर में रहा तो उसका परमिटिविटी अलग हो गया, यदि वैक्यूम में रहा तो उसका परमिटिविटी अलग हो गया, वाटर में रहा तो उसका परमिटिविटी अलग हो गया। तो कई तरह के परमिटिविटी होते हैं। तो परमिटिविटी का बेसिकली काम होता है ये बताना, डिटरमाइन करना कि चार्ज जो है किस माध्यम में है। उसी तरह से फोर्स भी सभी का अलग अलग होगा, यदि एयर में है तो अलग फोर्स लगेगा, वाटर में है तो अलग फोर्स लगेगा। तो वही काम है परमिटिविटी का। तो इस अनुसार डेफिनेशन बताते हैं, परमिटिविटी इज बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस situated in that medium, that is called permittivity। ठीक, समझ में आ गया परमिटिविटी। नेक्स्ट टॉपिक डाइलेक्ट्रिक्स पे जाते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स क्या है? देखिए डाइलेक्ट्रिक्स एक प्रकार का सब्सटेंसेस है, समझिए एक तरह से इंसुलेटेड सब्सटेंस, लेकिन इंसुलेटेड सब्सटेंस है डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट कैरी द चार्ज, सिंपल सा डिफिनेशन में लिखा हुआ है, जो चार्ज को कैरी नहीं करता हो, यानी चार्ज को कैरी नहीं करने वाला है तो इंसुलेटर ही हुआ। और आगे देखिए, इट इज ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, केवल यह चार्ज को ट्रांसफर करता हो, कैरी नहीं करता हो, लेकिन चार्ज को ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी उसमें हो, तो उसी को डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। और डाइलेक्ट्रिक देखिए, डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू वाटर में जो होता है 80 होता है। चलिए आगे बताते हैं। देखिए डाइलेक्ट्रिक्स का वैल्यू जो वैक्यूम में होता है 1 होता है। ज़्यादातर यूज हम लोग वैक्यूम में करते हैं। और यदि क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यदि हमको बोल दिया जाए कि वाटर में है तो उसका पहले से बता देगा कि वाटर में 80 होता है, वो क्वेश्चन में दिया रहता है। एयर में 1.0054, यानी इट मीन्स वैक्यूम के लगभग अप्रोक्सीमेट बराबर हुआ। तो सो इसके लिए मैंने यहाँ पे तीनों का मान अलग अलग करके बता दिया है। अब मैंने पहले ही बोला था कि बेसिकली डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर वो चार्ज को कैरी नहीं करता है। हमको देखो, मैंने इतना डिफिनीशन जो लिखा रहा है उसको याद करने की आवश्यकता नहीं, समझ जाएंगे आप तो डिफिनीशन अपने आप याद हो जाएगा। यहाँ पे बेसिक मैंने पहले ही बोला था कि डाइलेक्ट्रिक्स जो होता है वो चार्ज को कैरी नहीं करता। जो चार्ज को कैरी करने वाला क्या नहीं, चार्ज को जो नहीं कैरी करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। सिंपल सी बात है, तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने शॉर्ट डिफिनीशन में आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं, क्या है दोनों के बीच में, दोनों कैसा फोर्स है। तो देखिए दोनों फोर्स जो है ना सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल केंद्रित फोर्स है, केंद्रित बल है। बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस, दे आर टाइप्स ऑफ कंजुगेटिव फोर्सेस। थर्ड में क्या है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स से दो मासिव बॉडी के बीच में लगता है। बस इतना ही अंतर है। और दोनों का देखिए, इसमें भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K है, इसमें भी G है, लेकिन दोनों का वैल्यू अलग अलग होता है।
इसमें चार्ज का वैल्यू है, इसमें मास का सेपरेशन दोनों का स्क्वायर ये सेम है, तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी पे बात करते हैं। फाइनली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी पे पहुंच ही गए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी क्या है। अब आप लोगों को पढ़ने में कुछ मज़ा आएगा, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, सिर्फ ध्यान से समझिए आप। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी क्या है, दोनों के बीच क्या रिलेशन है। फील्ड का मतलब आप लोग पहले ही जानते होंगे, फील्ड का मतलब क्षेत्र होता है, और इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता, क्या तीव्रता है, किस वेग से जाता है, कैसे होता है, ये हुआ इंटेंसिटी का मतलब। यानी शब्दों की बोलचाल में जो बोलते हैं उसी तरह से मैंने आपको समझाया। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युतीय क्षेत्र, किसी का क्षेत्र होता है जहाँ पे वो चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इस अनुसार उसका डिफिनेशन क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली 3 डायमेंशनल रीजन होता है, उसका थ्री विमीय रीजन होता है, क्षेत्र होता है। और इंटेंसिटी क्या होता है, तो उसमें किसी भी चार्ज को जो रिपेल करता है या अट्रैक्ट करता है तो किस तीव्रता से करता है, तो उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए यदि कोई बड़ा चार्ज है और पॉइंट चार्ज, यदि कोई बड़ा चार्ज है और पॉइंट चार्ज को प्लस क्यू चार्ज है और पॉइंट चार्ज कहीं पे रखा हुआ है उसके क्षेत्र में, तो उसको रिपेल करेगा, अपने क्षेत्र से निकालेगा। आपको यदि कोई राजा दूसरे राजा के क्षेत्र में जाएगा तो उसका सेनापति उसको पहले निकालेगा, अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने देगा। उसी तरह से है, यदि क्यू नोट चार्ज जो है उसके राज्य में प्रवेश कर रहा है तो बड़ा सा चार्ज क्या करेगा, उसको बाहर धकेलेगा, क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज है, इसलिए प्लस क्यू नोट चार्ज। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट चार्ज है, छोटा सा चार्ज है, और प्लस में यदि निगेटिव में रहता फिर अपने तरफ आकर्षित करता है, क्योंकि हम लोग पहले जान चुके हैं कि लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज का कि दो डिसिमिलर चार्जेस, टू अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्शन टू ईच अदर। तो इसके अनुसार दोनों को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये दोनों अलग अलग चार्ज है, एक प्लस क्यू है बड़ा है, एक प्लस क्यू नोट है जो छोटा है, पॉइंट चार्ज है, इसीलिए वो अपने क्षेत्र से बाहर निकालेगा। तो जिस तीव्रता से क्यू नोट को धक्का मार के अपने क्षेत्र से बाहर निकालेगा, उसी तीव्रता को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो किसी तीव्रता से चार्ज को अपने फील्ड में प्रवेश करने पे प्रतिबंध लगाता है या उसे आने देता है, दोनों काम कर सकता है। तो इससे हमको यह मालूम हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जो है सर्टेन यूनिट भी होता है और सर्टेन डायमेंशन भी होता है। एक निश्चित यूनिट होती है और निश्चित उसका डायरेक्शन भी होती है, वो जिस डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन भी निकाला जा सकता है। तो इस तरह से हम पाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, यानी उसमें दिशा और मैग्नीट्यूड, परिमाण दोनों प्रेजेंट रहती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस प्रकार से उसका जो फॉर्मूला एस्टैब्लिश हुआ, ये हुआ आपको ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। तो पॉइंट चार्ज, द फोर्स ऑफ पॉइंट चार्ज पर यूनिट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड हुआ, ये पॉइंट चार्ज जितना फोर्स लगेगा उसके पॉइंट चार्ज पे उसके रेशियो में होता है। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, उससे हम एफ भी निकाल सकते हैं कितना फोर्स लगाया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का तो ये फॉर्मूला हो गया, और यदि हमको फोर्स निकालना रहा कि कितना फोर्स से उसको बाहर निकाला चाहे अपने में इन करने दिया, तो उसका फॉर्मूला जो हो जाएगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट मल्टीप्लाई यू ई, क्योंकि क्यू नॉट ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब यूनिट जानते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट होता है, फिर एफ बराबर होता है आपको फोर्स, क्यू नॉट बराबर पॉइंट चार्ज है, आप जानते ही हैं। तो फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है और क्यू नॉट का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। तो इस तरीके से ये न्यूटन हो गया और ये कूलम हो गया, तो न्यूटन अपॉन कूलम, तो न्यूटन अपॉन कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो हमने पाया कि
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है। तो न्यूटन पर कूलम हो गया, ये किसका यूनिट हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप लोगों को याद कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसके लिए मैं वीडियो को इतना ही पे अंत कर रहा हूँ। ये आप लोग के लिए ही मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप लोग बोर हो जाते हैं, इसलिए मैं वीडियो को अंत करने जा रहा हूँ। इसका अगला टॉपिक जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पॉइंट चार्ज के माध्यम से कैसे निकाला जाता है, उसको प्रूव करना कैसे होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। धन्यवाद।